आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे फॉर्मेट के बारे में। क्लॉज नंबर 4.2 ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 4.2 जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज है, इसको किस तरीके से किस फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं और इसकी डिटेल बना सकते हैं। तो ये मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे ऊपर दाहिने हाथ में इस फॉर्मेट के उसका डॉक्यूमेंट नंबर होता है और यहाँ मैंने लिखा है doc.number.qsd/4.2/01। डॉक जो है, डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट, नंबर से मतलब है, और QSD क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट का ये डॉक्यूमेंट है। /4.2 ये क्लॉज नंबर है हमारा। /01 मतलब ये पहला डॉक्यूमेंट है इस क्लॉज का। और इसके नीचे में आप देखते हैं कि XYZ कंपनी लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपकी जो भी कंपनी है उसका नाम पूरा डालें इसमें। मैंने लिख दिया है XYZ कंपनी। और इसके नीचे टाइटल है डॉक्यूमेंट का, वो है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। और इसके नीचे इस डॉक्यूमेंट का इशू नंबर लिखा हुआ है, इशू 01 डेटेड, क्योंकि हम ये पहली बार बना रहे हैं तो पहला इशू है इसका। तो इशू 01 डेटेड, वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जिस दिन आप बनाएं वो डेट इसमें डालेंगे। और इसमें 3 पन्ने हैं, तो पेज नंबर 1 of 3 वो मैंने इसमें दाहिने हाथ में आप देख रहे हैं टेबल के ऊपर डाला हुआ है। और ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें केवल 3 कॉलम मैंने अभी बनाए हैं, जिसमें कि पहला नंबर है सीरियल नंबर का, दूसरा है कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी है, और तीसरा है कि उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सीरियल नंबर 1 पे है कस्टमर्स, और कस्टमर्स जो हैं हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टेड पार्टी है, क्योंकि अगर कस्टमर्स ना हो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे चलेगा। बिना कस्टमर्स के तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और क्या उम्मीदें हैं हमारे से, वो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स डाले हैं। आप देखें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी क्वालिटी उनको प्रोडक्ट चाहिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस भी चाहिए तो क्वालिटी सर्विस चाहिए। फिर टाइमली डिलीवरी चाहिए उनको, बी पे आ जाइए, सी पे आइए, कंप्लायंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं उस प्रोडक्ट या सर्विस में, ये ज़रूरी है उनके लिए। और डी, कंप्लायंस टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। और इस तरीके से मैंने इनको लिस्ट आउट किया है, EFGHIJKL यहाँ तक लिस्टेड है ये। और लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टाफ। तो हमारे कस्टमर भी ये चाहते हैं कि हमारे, ये उनकी इच्छा हो सकती है, ये रिक्वायरमेंट आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो इनमें से मैंने तमाम सारी जो रिक्वायरमेंट लिखी हैं, जो आप समझते हैं कि आपके हिसाब से वो लागू नहीं होंगी, उनको हटा दीजिए इसमें से। अब आइए सीरियल नंबर 2 पर चलते हैं। और सीरियल नंबर 2 में मैं टेबल को थोड़ा सा ऊपर करूँगा और फिर ये सीरियल नंबर 2 के आइटम के बारे में बात करते हैं हम। और सीरियल नंबर 2 देखिए, टेबल थोड़ा ऊपर खिसका रहा हूँ मैं। और सीरियल नंबर 2 में है कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या इंटरेस्ट है इसमें। एक तो उनको टाइमली पेमेंट चाहिए, बी, उनको प्रैग्मेटिक वर्क शेड्यूल चाहिए, जो कि ऐसा ना हो कि बहुत छोटे टाइम में हमें तो समय ही नहीं दे रहे हैं ठीक से उनको, और कह रहे हैं फटाफट काम करो, तो ये ठीक नहीं है। उनको प्रैग्मेटिक वर्क शेड्यूल चाहिए। फिर उनको जो कभी कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। डी, टाइमली सप्लाई ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग्स। अब कॉन्ट्रैक्टर है तो डिज़ाइन ड्राइंग्स तो उसको चाहिए ही, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करनी पड़ेंगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्ट दे या ऑर्गेनाइजेशन में खुद डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो,
तो ये तो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। फिर ई में टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल, और इस तरीके से कुछ और पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। आई तक जाता है ये। आई है मेडिकल असिस्टेंस, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर, ट्रांसपोर्टर्स। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो टाइमली लोडिंग हो जाए, ट्रांसपोर्टर की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो समय से हो जाए और पेमेंट समय से मिले, टाइमली पेमेंट। और सी है कंप्लीटनेस ऑफ पेपर्स, ताकि जो पेपर उन्हें दिए जाएं वो कंप्लीट हों, रास्ते में उनको कोई तकलीफ़ ना हो और रेगुलर बिजनेस मिलती रहे उनको। यही ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती हैं। आप कुछ और चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसमें। अब आइए सीरियल नंबर 4 पे कि मेंटेनेंस एजेंसीज़। मेंटेनेंस एजेंसीज़ जो हैं, सीरियल नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। मेंटेनेंस एजेंसीज़ की 2 रिक्वायरमेंट मेरी समझ में आती थी। टाइमली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परमिशंस उनको चाहिए और टाइमली पेमेंट चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और रिक्वायरमेंट हैं अगर, तो आप उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। नंबर 5वां जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपने डिपार्टमेंट के, अपने कंपनी के अंदर डिज़ाइन कैपेबिलिटी नहीं होती है, हम बाहर के डिज़ाइनर से करवाते हैं वो काम। तो उनको तो कंप्लीटनेस ऑफ डिज़ाइन इनपुट्स तो हम ही को देने पड़ेंगे। तो डिज़ाइन इनपुट चाहिए उनको, फिर टाइमली रिव्यूज़ एंड अप्रूवल्स चाहिए और टाइमली पेमेंट चाहिए। ये मेरी समझ में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने डाल दिए हैं इसमें। आप कुछ और पॉइंट चाहें ऐड कर सकते हैं इसमें। अब आइए नंबर 6 पे, कंसल्टेंट्स। टाइमली इनपुट्स एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूटेबल वर्क एनवायरनमेंट और टाइमली पेमेंट। तो जो वो आपको कंसल्टेशन देते हैं, आपके संस्थान में आते हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर आपके जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट देखिए। क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए उनको कि आपकी क्या ज़रूरत है, और टाइमली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी एंड वेन्यू ऑफ पावर। उनकी पावर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इसलिए ये भी मैंने उसमें डाल दिया है। ये रहा नंबर 7 पे, फोटोग्राफर्स। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2, सीरियल नंबर 8 में, लीगल एडवाइज़र्स। लीगल एडवाइज़र्स जो हैं हमारे, उनको क्लैरिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट चाहिए, बी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सी टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट। ये तो सभी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये हमेशा रहेगी। अब देखिए 9 नंबर पे, ऑडिटर्स। क्लैरिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट, टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट्स और एक्सेस टू डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये उनकी ज़रूरत है, तो ये उनको चाहिए, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब 10 नंबर पे आ जाइए, सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडीज़। जिन्होंने आपका सर्टिफिकेशन किया है ISO का, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट कि क्या स्कोप रहेगा आपका। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ स्कोप। नंबर H में आ जाइए, तो प्रैग्मेटिक टाइम शेड्यूल। ये लगता है कि पिछले वाले टेबल से कैरी ओवर हो गया है सब नंबरिंग सिस्टम, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और नंबर 4 पे देखिए, प्रोविज़न ऑफ गाइड्स ड्यूरिंग द ऑडिट्स। ये हमें देने पड़ते हैं जब भी ऑडिट होता है तो। और टाइमली करेक्टिव एक्शन, जो उनकी फाइंडिंग्स निकलेंगी, नॉन कन्फॉर्मिटीज़ जो निकालेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शंस वो चाहते हैं कि टाइमली मैनर में होना चाहिए। और टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट, ये तो भाई सब सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाइए नंबर 11 पे, HR एजेंसीज़, ह्यूमन रिसोर्स एजेंसीज़, कि जो हमें स्टाफ का प्रोविज़न, अगर हम बाहर से सर्विस लेना चाहते हैं तो HR एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे और वो हमें तमाम सारी जो पोजीशंस हैं हमारे संस्थान में, उनके लिए वो मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। और उनको चाहिए क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, A, टाइम शेड्यूल उनको चाहिए कि कब कब आपको चाहिए वो चीज़ें, मैन पावर कब कब चाहिए। और सी है टाइमली पेमेंट्स, उनको भी टाइमली पेमेंट चाहिए। अच्छा, 12 पे आ जाइए, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको भी टाइमली पेमेंट चाहिए और क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं,
तो कंप्लायंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। दूसरा बी, टाइमली सबमिशन ऑफ रिटर्न्स और टाइमली पेमेंट्स, जो भी पेमेंट ड्यू होता है उनका वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा टाइमली। तो इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट हुई। हम थे अभी सीरियल नंबर 15 पे। सीरियल नंबर 16 पे सीरियल नंबर 16 पे आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये भी इंटरेस्टेड पार्टी है एक। उनको क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि फ़ंड वगैरह जो हमें मिलना है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। और कंसिस्टेंसी इन डीलिंग्स, ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब आ जाइए रेगुलेटरी एजेंसीज सीरियल नंबर 17 के ऊपर। और रेगुलेटरी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है कि कंप्लायंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो समय से होनी चाहिए, उनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए समय से। और सबमिशन ऑफ रिटर्न और रिपोर्ट जो है समय से होना चाहिए उनका। तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट हो गई, ये भी इंटरेस्टेड पार्टी है। मीडिया एजेंसीज भी इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती हैं। उसमें क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, और बी कंप्लीटनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और सी टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट, ये हुआ। अब 19 पे आ जाइए। परमानेंट एम्प्लॉयज़, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो सबसे ज़्यादा उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी होनी चाहिए, उनकी पैसा मिलना चाहिए भाई हर महीने समय से। टाइमली प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होने चाहिए। ट्रेनिंग उनको कोई चाहिए तो वो मिलनी चाहिए। प्रॉपर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ये नहीं कि आप उनके 12-12 घंटे और 16-16 घंटे काम करा रहे हैं या ओवर टाइम काम करा रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं दे रहे, वो सब कुछ नहीं चाहिए। सब प्रॉपर तरीके से उनको मिलना चाहिए। प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट चाहिए कि ऐसा ना हो कि डस्टी एनवायरनमेंट हो या बहुत ज़्यादा हीट हो। प्रॉपरली वेंटिलेटेड वर्क प्लेस हो, टेम्परेचर कंट्रोल हो। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, उनको कोई रिसोर्स चाहिए तो वो मिलना चाहिए। फिर ये रिकॉग्निशन ऑफ गुड वर्क डन, उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए भाई, का आप उनको अप्रिशिएट करें उनका काम, सर्टिफिकेट इशू करें उनको। अवेलेबिलिटी ऑफ लीव एज रिक्वायर्ड, और जब छुट्टी चाहिए तो भाई छुट्टी भी दें। तो ये हुआ सीरियल नंबर 19 पे। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 ऑफ 3, 20वां है स्किल्ड लेबर। जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड टैकल्स उनको चाहिए, वो मिलने चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं। टाइमली अवार्ड ऑफ वेजेस एंड बोनस है। फिर फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ गुड वर्क, कंप्लायंस टू लेबर लॉज होने चाहिए। और पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन, ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। और 21वें नंबर पे आइए पेंट्री सर्विस बॉयज़, जो आपको चाय वगैरह बना के सर्व करते हैं, उनको पार्टिसिपेशन कंसल्टेशन वो चाहेंगे कि भाई उनकी भी सुने आप बातचीत उनकी। और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन उनका कराते रहिए, ताकि अगर कोई बीमार है तो उसको दवा दारू मिलती रहे। और प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर लाइटिंग जहाँ वो काम करते हैं, प्रॉपर वर्किंग आवर्स, उनके समय काम करने का निश्चित होना चाहिए। और सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो आग वाग लग जाए। तो बिल्कुल सेफ़ वर्क, और सेफ्टी ट्रेनिंग भी उनको दिलानी है। अब आ जाइए सीरियल नंबर 22 पे। जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, वो सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये उनको सपोर्ट चाहिए भाई। और रेगुलर आई टेस्टिंग भी उनकी करानी होती है, तो इसका भी ख़र्चा कंपनी को देना चाहिए, कंपनी को अपनी तरफ से कराना चाहिए। रेगुलर सर्विसिंग ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ वो ड्राइव करते हैं उनका रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए। और PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो मैंने इसमें डाला नहीं है, आप डाल दीजिएगा। और कंप्लीटनेस ऑफ पेपर्स लाइक PUC डाला हुआ है भाई। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये पेपर भी कंप्लीट होने चाहिए। इंश्योरेंस उसकी है, रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं, ये सारे कंप्लीट होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन भी उनसे होना चाहिए कि कोई उनसे सलाह लेनी है टाइम टू टाइम, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब आ जाइए 23 पे, जेनिटर्स, जो सफाई वाले हैं, सफाई कर्मचारी, क्लियर वर्क शेड्यूल होना चाहिए उनका।
क्लियर स्कोप ऑफ सर्विस होनी चाहिए, टाइमली वेजेस पेमेंट्स, तो ये सारा बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वर्क इंस्पेक्शन और पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन। अब आइए 24 पे, पब्लिक एट लार्ज। जो पब्लिक है उनकी भी तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, वो भी एक तरीके से। तो पब्लिक एट लार्ज जो है वो 24 नंबर पे दिखाया हमने। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उनको चाहिए कि आप उनका एनवायरनमेंट ख़राब ना करें और फूल पत्ती लगा के रखें आजू बाजू में, ताकि उनको लगे कि भाई हाँ अच्छी कंपनी है ये। और सेफ्टी एट वर्क प्लेस, अगर वो विज़िट करने आए तो उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। जॉब अपॉर्चुनिटी की भी वो तलाशते हैं पब्लिक, कोई तो जॉब चाहिए, तो जॉब भी देखना चाहते हैं आपकी कंपनी में। चैरिटी का भी काम आपसे चाहते हैं कि आप करें, कुछ चैरिटी के लिए फंड्स स्पेयर करें। फिर कंप्लायंस इन लीगल रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को दिक्कत ना हो। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये पब्लिक भी डिमांड करती है इस तरीके की बात। तो ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और इसके नीचे टेबल के नीचे नोट दिया हुआ है, द डॉक्यूमेंट इज रिव्यूड पीरियडिकली ड्यूरिंग मैनेजमेंट रिव्यूज़, फीडबैक फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है इसको पीरियडिकली मैनेजमेंट रिव्यू में रिव्यू करना चाहिए और फीडबैक लेते रहना चाहिए इंटरेस्टेड पार्टी से, और उसको इसमें शामिल करना चाहिए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात, एक्शन भी हमको लेना है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, हमें ये जो हमने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस निकाली, किस नीड और एक्सपेक्टेशंस की क्या रिस्क है या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये हमको जो स्टेक होल्डर्स जो लिस्टेड हैं ऊपर में, उन सब के लिए प्लान करना है। और जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए हमारा, एक्शंस अगेंस्ट ऑल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हम इन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन से निकाल सकते हैं, तो उन सब रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो एक्शन हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं, अगर इंटीग्रेटेड है तो IMS कहलाएगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो QMS कहलाएगा। तो जैसा भी है, यहाँ शायद मैंने IMS लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड तब कहते हैं जब ISO 9000 और ISO 14000 और ISO 45001 सेफ्टी वगैरह का, तो इन सबको मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और आप अगर केवल क्वालिटी के बना रहे हैं तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोल दीजिए। तो उसको फिर हम कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मानेंगे अगर केवल क्वालिटी के लिए है। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव होना चाहिए MD द्वारा, और प्रिपेयर्ड बाय IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर, या QMS कोऑर्डिनेटर कह लीजिए उसको, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर। तो QMS लिख दीजिएगा आप, इसी IMS की जगह करेक्ट कर दीजिएगा इसको। या बहुत सारे लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बुला सकते हैं। पहले हम लोग पिछला जो वर्जन आया था ISO 9001 का, उसमें हम लोग 2008 का वर्जन था वो, उसमें हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव करके बुलाया करते थे इनको। और अब हमने नाम इनका बदल दिया है, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। नॉर्मली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव शब्द जो है वो हटा दिया है इससे। तो ये आपके ऊपर है कैसे आप रखना चाहते हैं इसको। तो पूरा का पूरा ये हमने जो इसका फॉर्मेट है ये डिस्कस कर लिया है, मगर ये पूरा नहीं है। इसमें देखिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ और फिर उनके ऊपर क्या एक्शन हम ले रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करके दूसरी टेबल में बनाना है या इसी टेबल को एक्सटेंड करके बनाना है। और ये भी हमारे इसमें फॉर्मेट में शामिल हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया है इसका, और उम्मीद है कि आपको ये इस्तेमाल करने में यूज़फुल होगा। और आप चाहें तो ऐसा ही बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है, और नीचे नोट जो लिखा है रेड में मैंने,
उसको ऐसे ही लिख सकते हैं और अपने सिस्टम में जो भी एक्शंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये अंत होता है हमारे इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मेरे बात को समझने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे इसके लाइक दीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और आपस में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए इसको। और प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं, ज़्यादातर मैं संडेज़ को लोड करता हूं, तो जब भी जिस समय भी लोड करूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बेल आइकन को आपने दबाया हुआ है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वीडियो लोड करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो भाई जैसा मैंने बताया, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रविवार को, और अगले रविवार को अगला जो हमारा क्लॉज है 4.3 उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्ते।